जिहादी आमतौर के ऊपर जमीन पर नहीं बैठते, वो भाग जाते हैं वहां से। पर ये लोग तो वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर नहीं जा रहे थे। ये मेरे सैन्य करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी। को आर्टिलरी की सपोर्ट मिल रही थी, जो आमतौर के ऊपर जिहादियों को या टेररिस्ट को नहीं होती है, कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर को भी क्रॉस कर सकते हैं। हमने उस लड़ाई में दुश्मन की बाजी पलट दी थी। छब्बीस जुलाई 2024 और देखते ही देखते 25 साल पूरे हो जाएंगे करगिल युद्ध विजय के। उस युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान के 25 गौरवशाली वर्ष। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़े गए इस भीषण युद्ध में मिली नायाब जीत की अमर दास्तां को हम रजत जयंती के मौके पर आप तक ला रहे हैं। कल्पना कीजिए कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां सांस लेने में भी दिक्कत आ रही हो, स्पेशली उस समय जब ठंड चरम पर हो, ऐसे में उस कठिन चढ़ाई को चढ़कर दुश्मन को धूल चटाने का मादा रखते हैं हमारे देश के जवान। दोस्तों, दुनिया में अब तक जितने भी युद्ध लड़े गए, उनमें से सबसे कठिन एक युद्ध भारत में लड़ा गया। साल था 1999 और यही मई से जुलाई के बीच का महीना था। लगभग 84 दिन तक चले इस युद्ध में दुनिया ने शांति प्रिय भारत के वे तेवर देखे जिसे शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। वह दुश्मन जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर घात लगाए बैठा था, उसे हमारे जवानों के बुलंद हौसलों के आगे घुटने टेकने पड़े। मेरा मानना है कि आपको एक बार करगिल का युद्ध कहाँ हुआ, वो जगह कौन सी थी, उन पहाड़ों को जरूर देखना चाहिए, या कम से कम वे कितने दुर्गम हैं, उन पर चढ़ाई करना कितना मुश्किल है, उसे जानने के लिए एक बार गूगल जरूर करना चाहिए। ये कहानी आज 25 साल पुरानी हो चुकी है, पर विश्वास मानिए, हमारे वे जवान और उनकी शौर्य और बहादुरी की गाथा अजर अमर हो गई है। नमस्कार, मैं शैलजा, रक्षा सूत्र की सूत्रधार। ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट है और आप हमें हर रविवार सुबह 10 बजे स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर सुन सकते हैं। दोस्तों, शूरवीरों की कहानियों को सुनकर हम जितना गर्व महसूस करते हैं, मुझे उतना ही गर्व आज उस शख्सियत से आपको मिलाने में महसूस हो रहा है जिनकी सैन्य लीडरशिप में हमने करगिल युद्ध में जीत पाई और उन दुर्गम चोटियों पर शान से तिरंगा लहराया जिसे हथियाने के नापाक मंसूबों के साथ दुश्मन वहां पहुंचे थे। मैं बात कर रही हूं जनरल वीपी मलिक रिटायर्ड की, जो 1999 में करगिल युद्ध के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, करगिल युद्ध के 25 वर्ष बीत चुके हैं, आप कैसे देखते हैं उन दिनों को? देखिए, कारगिल युद्ध को मैं एक सरप्राइज टू विक्ट्री की लड़ाई देखता हूँ। ये लड़ाई हमारे लिए चुनौतियों से भरी थी। जब 20 फरवरी 1999 में पाकिस्तान और भारत दोनों देशों ने एक शांति स्थापित करने के लिए लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इसके साथ साथ एक लड़ाई की भी तैयारी करेगा। कई हफ्तों तक हमको मालूम नहीं पड़ा। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि इस युद्ध में हमारे जवानों ने और खासकर हमारे जूनियर लीडर्स ने जो अद्भुत बहादुरी और डेडिकेशन लड़ाई के मैदान में दिखलाई, वो पूरी दुनिया आज उसकी प्रशंसा करती है। और तीसरा, मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे सैन्य करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये बहुत सरप्राइजिंग था, तो जो इनिशियल इनपुट्स थे उनके बारे में आपका क्या असेसमेंट था? आपको कब पता चला कि ये आम घुसपैठ नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने एक जंग का माहौल तैयार कर दिया है? देखिए, पहले तो जो हमारे पास प्रारंभिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, उनको देखते हुए हमको सबने बताया कि ये सारे जो हमारे दुश्मन प्रतिद्वंदी वहां पर
आए हैं वो सब जिहादी लोग हैं। और वो लोग, उन्होंने पहले सलवार कमीज भी अपनी काले रंग की पहनी थी जो आमतौर पर जिहादी पहनते थे। तो इसलिए हमारी फौज ने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फॉलो किए तो वो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ जो हमेशा करते आए हैं पहले भी कश्मीर में, तो वैसे ही इस्तेमाल किए। पर कुछ दिनों के बाद में जब मुझे यकीन हो गया कि ये जिहादी नहीं है लेकिन ये पाकिस्तानी सेना के रेगुलर सोल्जर्स हैं, क्योंकि जिहादी आमतौर के ऊपर जमीन पर नहीं बैठते, वो भाग जाते हैं वहां से। पर ये लोग तो वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर नहीं जा रहे थे। दूसरा, उनके पास हथियार जो थे वो बिल्कुल मॉडर्न किस्म के, स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के हथियार थे, एमुनिशन बहुत था और उनको आर्टिलरी की सपोर्ट मिल रही थी जो आमतौर के ऊपर जिहादियों को या टेररिस्ट को नहीं होती है। और फिर कुछ दिनों के बाद में हमको ये यकीन हो गया कि ये रेगुलर सोल्जर्स हैं और उसके लिए मैंने फिर अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भी आश्वस्त दिया। तो हमने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो हैं वो बदल कर कन्वेंशनल वॉर की रणनीति में बदल दिए और उसके बाद में फिर हम लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ मिलकर हमने जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। जी सर, जैसा हम सभी को जानकारी मिलती है कई माध्यमों से, जैसे मूवीज़ या धारावाहिक या अखबारों में जिक्र होता है ऑपरेशन विजय के बारे में, लेकिन फर्स्ट हैंड अकाउंट आपके माध्यम से आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि ऑपरेशन विजय कैसे लॉन्च किया गया था, आपकी क्या रणनीति थी? देखिए, जब ये पहले आपको कुछ साइन मिले थे तो उन दिनों में मैं देश के बाहर था एक ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर, और जब मैं वापस आया तो आते ही मैं फिर उधमपुर, श्रीनगर उस इलाके में गया और फिर ये हमने फैसला किया कि हमको ये तीनों सेनाओं को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। 24 मई को मैंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सुरक्षा के कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को ग्राउंड सिचुएशन के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी और कैबिनेट कमेटी को उस दिन हमने उनसे रिकमेंडेशन मांगी कि हम जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेटजी एम्प्लॉय करेंगे। तो इसके ऊपर कैबिनेट कमेटी ने हमको मंजूरी दे दी, लेकिन उस मंजूरी के साथ साथ में उन्होंने हमको ये भी बोला, एक किस्म का हुक्म था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करोगे, बाकी आप जो कुछ करना चाहते हैं आप करिए। तो वो 24 मई के हुक्म के बाद में कहते हैं कि हमने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। जी, इसी पर मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगी कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को आपने रिकमेंड किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की इजाजत दी जाए, परमिशन दी जाए, क्या कुछ ऐसा हुआ था उस वक्त? देखिए, जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ 24 मई को तो ये बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद में मैंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी एक दो बार उन्होंने पब्लिक में ये अनाउंसमेंट की कि मैंने अपनी फौजों को बोला है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी के इंट्रूडर्स हैं इनको वहां से अपने इलाके से निकालो, लेकिन उनको मैंने ये भी बोला है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना। तो उस दिन मैंने उनसे बातचीत की डिटेल में और उनको मैंने समझाया कि सर आप इस बात को पब्लिक में मत कीजिए, आपने जो हुक्म दिया है हम उसका पालन करेंगे, लेकिन अगर हम दुश्मन को इस पहाड़ी इलाके से हम नहीं निकाल सके तो मेरे लिए एज ए मिलिट्री कमांडर कोई और चारा नहीं रहेगा सिवाय आपसे परमिशन मांगने का कि हमको आप लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दें। तो ऐसे समय में जब मैं आपके पास आया तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? तो वो मेरी बात बिल्कुल समझ गए और शाम को, उसी दिन शाम को मुझे याद है कि उन्होंने श्री ब्रजेश मिश्रा जी को, जो हमारे उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनको एक इंटरव्यू के लिए एक न्यूज़ चैनल पर भेजा और उस दिन
ब्रजेश मिश्रा जी ने ये बताया न्यूज चैनल पर कि हमारी सेनाएं अभी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं क्रॉस करेंगी, ये उनके लिए आज तक तो सीमित है, लेकिन कल क्या होगा उसके बारे में हमको नहीं मालूम। तो उसके बाद में सबको समझ आ गई कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर को भी क्रॉस कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि तीनों सेनाओं ने यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक साथ इस युद्ध में अपनी भागीदारी निभाई, आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन पर काम कर रही है तो आपका क्या कहना है इस पर? ये मैं समझता हूँ कि जो अभी हम लोग बात करते हैं CDS के बारे में या अपने थिएटर कमांड के बारे में, ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसको कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी और सेनाओं के चीफ्स ने भी, जब मैं भी चीफ था, हम सब ने रिकमेंड किया था कि हमको यूनिफाइड तरीके से लड़ना चाहिए। इसी तरीके से बाकी जो बाहरी देश हैं वो भी ऐसे ही कार्रवाई करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ समय तो लगा इसको समझने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो अच्छी है, वो सही है और इसमें हम लोग ज़्यादा इफेक्टिव होंगे लड़ाई के मैदान में, और ये इकोनॉमिकली भी हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी हम लोग थिएटर कमांड को अडॉप्ट कर सकेंगे। जी, करगिल से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि जिन सैनिकों ने इस युद्ध में अपना सर्वस्व निछावर किया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके परिजनों, स्पेशली वीर नारियों के लिए आपकी लीडरशिप में क्या कदम उठाए गए थे? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी थे, वो एक बहुत ही दयालु आदमी थे। जब भी मैंने उनसे वीर नारियों के बारे में या बाकी जो हमारे लोग जो वुंडेड थे उनके बारे में बातचीत की और उनको पेंशन उनकी बढ़ाने के लिए बोला, तो उन्होंने उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया, और बल्कि जो कुछ भी हमने उस वक्त रिकमेंड किया था वो सब कुछ पूरा का पूरा उन्होंने मंजूर किया और उसके बारे में अपने हुक्म दे दिए। और उसके साथ साथ में जो हमारे घायल सैनिक थे उनको भी कई नई सुविधाएं मिली जो पहले हमारे पास नहीं थी। और उसके साथ में ना सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट की भी सराहना करना चाहता हूँ और जनता की भी सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमारे शहीद परिवारों को, खासकर वीर नारियों की, अपनी ओर से काफी आर्थिक मदद दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, रक्षा सूत्र सुनने वाले श्रोताओं को करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आपका क्या संदेश है? सिल्वर जुबली ओकेजन के जब हम कारगिल विजय को मना रहे हैं तो उस अवसर के ऊपर मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के माध्यम से मैं अपने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी उस लड़ाई के दौरान में, और जो उनके परिजन हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और मैं ये भी अपने श्रोताओं को ये मैसेज देता हूं कि हमने उस लड़ाई में दुश्मन की बाजी पलट दी थी और हमारी सेनाएं अभी भी उस बात में सक्षम है, और उनके ऊपर आप भरोसा कीजिए और उनके ऊपर विश्वास कीजिए। जी, थैंक यू सो मच। हम जानते हैं कि 1999 में करगिल के दुर्गम इलाकों में हमारी अखंडता को खंडित करने का षड्यंत्र रचा गया, शांति और अमन को भंग करने की साजिश रची गई, लेकिन आपकी लीडरशिप में जिस साहस के साथ सेना ने युद्ध को फतह किया वो काबिले तारीफ है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ये साल यानी 2024 करगिल विजय दिवस का रजत वर्ष है और इस सीरीज में आगे बहुत कुछ खास आने वाला है, जिसे सुनकर आपको एक तरफ गर्व होगा तो दूसरी तरफ ताज्जुब भी होगा कि क्या ये सब भी संभव था। फिलहाल मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।